हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो क्लास 11th केमिस्ट्री का आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज उसका हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अफबाउ सिद्धांत। ठीक है, या अफबाउ प्रिंसिपल, जो मीडियम में आप पढ़ते हो। तो देखिए इसमें क्या है कि जब हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे लाइटली इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो एक गलत कॉन्सेप्ट लेकर वो आगे बढ़ जाते हैं कि अफबाउ जो है किसी वैज्ञानिक का नाम है जिसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अफबाउ जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक निर्माण, है ना। अर्थात जो अफबाउ सिद्धांत है वो इस कल्पना से अभिगृहित है जिसमें यह माना गया है कि परमाणुओं का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक मतलब इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक रूप से जुड़ने से बना है। तो यह इस सिद्धांत के आधार पर किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, ये हमें बताता है अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत जो है सन 1920 में नील्स बोर ने दिया था, लेकिन सन 1920 में नील्स बोर ने दिया था, इस संबंध में आप देखेंगे कि कुछ पुस्तक मेंशन करते हैं और कुछ पुस्तक मेंशन नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो हायर सेकेंडरी स्कूलों में रसायन पढ़ाई जा रही है, कुछ पुस्तकों में लिखा है कि 1920 में नील्स बोर ने इसका खोज किया था। किसका? अफबाउ रूलिंग का। तो फिलहाल हम वही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अगर किसी और पुस्तक में अफबाउ प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया था तो आप उसको भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन राइटर का नाम जरूर लिखिएगा या बोर्ड का नाम जरूर लिखिएगा कि किस बोर्ड के पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफबाउ नियम क्या कह रहा है? अफबाउ नियम यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है, परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ है। वो वितरण कैसे हुआ है? तो अफबाउ नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा क्या हो, कम हो। उसके बाद अगला आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा, और यही क्रम लगातार क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को एक बार मैं लिख दे रहा हूं तो आपके लिए और भी सरल हो जाएगा। और हमारा टारगेट ये है कि आप वीडियो क्लास के दौरान ही क्या है कि इसको याद रख लिया करें, ठीक है। तो देखिएगा, है ना, इसके डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करते हैं जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, तत्पश्चात अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ये है आपका अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत है। कितना इजी सा है ना, कि पहले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो जिसकी ऊर्जा क्या हो, न्यूनतम हो। दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो पहले ऑर्बिटल के तुलना में जिसकी ऊर्जा अधिक है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, ठीक है। और भी चीजें धीरे धीरे हम क्लियर हो जाएगी जब हुंड का हम नियम पढ़ेंगे और पॉली अपवर्जन लॉ को हम पढ़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में अफबाउ प्रिंसिपल आता है तो इतना डेफिनेशन को लिखिए, और इसका ऊर्जा के क्रम को जानने का जो हमारा तरीका है वो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं, तो गौर से समझिएगा। डेफिनेशन आपने याद कर लिया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे उसके बाद बढ़ता हूं कि हम ऊर्जा के क्रम को कैसे जाने कि कौन ऑर्बिटल में कौन सी ऊर्जा है। तो ये सब जो है ना, हम परमाणु को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर जो हमारा परमाणु का स्ट्रक्चर है हम वही मानकर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नील्स बोर के मॉडल में जैसे हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अफबाउ प्रिंसिपल को नील्स बोर ने 1920 में दिया, और अब हम जो पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर जो परमाणु है, तो देखिएगा कि दोनों एनर्जी लेवल या जो कोष हम बार बार बात कर रहे हैं और
जो मतलब नील्स बोर ने दिया और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने दिया, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बेसिक अंतर क्या है कि नील्स बोर ने बोला कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, मतलब निश्चित ऊर्जा के ऑर्बिट होते हैं। इस ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को ही क्वांटम मॉडल ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। निश्चित ऊर्जा के ऑर्बिट होते हैं, ये निश्चित ऊर्जा वाले शब्द को मतलब क्या कर दिया, उन्हें अस्वीकार कर दिया। कोष हैं, लेकिन कोष कैसे हैं, है ना, जैसे आप पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n=1, n=2, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोष का आशय वही लेंगे, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, ऊर्जा के क्रम को समझने की व्यवस्था को देखिएगा। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो गौर से देखते जाइएगा, बोर्ड पर नजरें बनाए रखिएगा। आज के बाद आप जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट के करने को मिल जाए, आप आसानी से कर पाएंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु में नाभिक, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण को अच्छे से समझ जाते हैं। तो यूं मान लीजिए कि 50% केमिस्ट्री जो है हायर सेकेंडरी के लिए आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पास देखिए 1s का मतलब है कि पहले कोष में s उपकोष है ना। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अध्ययन से हमें पता चला इस बात को कि एक ही कोष में, मतलब जो इस एक ही कोष, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के एक ऊर्जा स्तर से या एक कोष से दूसरे कोष में मूवमेंट के कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ कई महीन रेखाएं मिली, मतलब वो खुद कई से बना है, मतलब एक ही कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग है। तो जहां अलग अलग है अर्थात कोष के अंदर उपकोष हैं, ठीक है। तो इसका आशय यही कि पहले कोष में s उपकोष है, ये बात क्लियर हुआ। तो पहले कोष में s उपकोष है, तो दूसरे में भी s उपकोष हो सकता है, तीसरे में भी s उपकोष हो सकता है, चौथे में भी s उपकोष हो सकता है, पांचवें में भी s उपकोष हो सकता है, छठवें में भी s उपकोष हो सकता है, सातवें में भी s उपकोष हो सकता है। पर पहले में p उपकोष नहीं होगा, दूसरे में p उपकोष होगा, तीसरे में p उपकोष होगा, चौथे में p उपकोष होगा, पांचवें में p उपकोष होगा, छठवें में p उपकोष होगा, सातवें में p उपकोष होगा। हम ऑर्बिटल के ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम ऑर्बिटल के ऊर्जा के क्रम को यहाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है, कि किस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है। तो 1s को पहले लिखें तो ये क्लियर हो गया कि इसकी ऊर्जा सभी ऑर्बिटलों में सबसे कम है। दूसरे में जो है ना d उपकोष नहीं है, ठीक है। तो तीसरे में d उपकोष है, चौथे में d उपकोष है, पांचवें में d उपकोष है, छठवें में d उपकोष है और सातवें में d उपकोष है। यहाँ पर देखिएगा कि तीसरे में, तीसरा जो कोष है उसमें f उपकोष नहीं है, तो चौथे में f उपकोष है, पांचवें में f उपकोष है, छठवें में f उपकोष है और सातवें में f उपकोष है। क्लियर है बात। अब हमारे जो विचारशील बच्चे हैं उनके दिमाग में ये आता है कि सर ये बताया जाए कि पहले में p या d क्यों नहीं है, f क्यों नहीं है। तो इसको आप समझिए कि जो s, p, d, जो f है ये जनरली क्या है, सब सेल है, उपकोष है। तो जब उपकोष है तो वहां पर द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान देखा जाएगा, और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या n पर करता है। तो पहले कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पास l क्या हो सकता है, तो l का मान जो होता है 0 से n-1 तक होता है। इस चीज को मैं आपको क्वांटम नंबर में बता चुका हूँ। तो n का अगर वैल्यू मैं लिखता हूँ 1, n का वैल्यू क्या मैं लिखा 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या 0 से 0 मतलब 0, मतलब, और 0 किसको डिनोट करता है, s उपकोष को, s उपकोष है। l का मान तो और कुछ आ ही नहीं रहा 0 के अलावा, मतलब वहां s उपकोष ही होगा, s उपकोष ही होगा। दूसरा देखिए कि दूसरे कोष में जो है d नहीं है, तो मैं यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n का मान लेता हूँ 2, l का मान डिपेंड करता है 0 से n-1 तक। तो यहाँ पास मैं करता हूँ l0 से n-1, n का वैल्यू आपने कितना लिया है 2, और 2 का मतलब क्या हो गया 2 - 1। तो l का 2 वैल्यू आ रहे हैं 0 और 2 में से 1 गया 1, ये 2 वैल्यू आ रहे हैं। तो s 0 डिनोट किसको कर रहा है, s उपकोष को, और 1 किसको कर रहा है, p को कर रहा है। इसका मतलब दूसरे कोष में s और p दो उपकोष हैं। अगर मुख्य क्वांटम संख्या 2 है
तो दूसरे कोष में s और p ही होंगे। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं तीसरे कोष के लिए, तो तीसरे कोष के लिए देखिए n इक्वल टू क्या हो गया 3, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से n-1 तक, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पास देखिएगा से ये मान रख देंगे हम 3 और ये हो जाएगा 1, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पास आप देखेंगे 0 से 3 - 1, तो 3 से 1 गया तो क्या हो गया 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो ये जो 0 डिनोट कर रहा है s उपकोष को, 1 डिनोट कर रहा है p उपकोष को और 2 डिनोट कर रहा है d उपकोष को। मतलब तीसरे कोष में s उपकोष, p उपकोष और d उपकोष की ही क्या है संभावना है, और वही है भी, ठीक है। इस वजह से पहले कोष में p नहीं है, दूसरे में d नहीं है और तीसरे में f नहीं है। ऐसा ही आप क्वांटम संख्याओं के माध्यम से आप इसको जानते हैं कि वैसा क्यों खाली है, ठीक है। दूसरा चीज आप ये देखेंगे जिसको हम कह रहे थे कि बोरबरी नियम, ठीक है। हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए कुछ पुस्तक में बोलता है कि n+l को बोरबरी नियम बोला जाता है, ठीक है। कुछ पुस्तक कह रहा है कि जो आपका 2n² है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का कमी आ गया है, इसको चेक करता हूं, ठीक है। गौर से देखिएगा कि जो आपका p उपकोष है ना, n+l को कुछ पुस्तक लिखते हैं बोरबरी नियम है, लेकिन ज्यादा स्रोत जो है 2n² को बोरबरी नियम बोलते हैं। ज्यादा स्रोत किसको बोलते हैं 2n², कुछ एक पुस्तकों में, ज्यादा में नहीं है। 2n², बहुत ज्यादा जो सोर्स हैं वो 2n² का बोरबरी नियम कहते हैं। तो बोरबरी नियम में इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस पर कार्य जो किया था नील्स बोर और चार्ल्स बरी ने किया था, या ब्यूरी भी उनको बोलते हैं, इस वजह से इसको बोरबरी रूल कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि पहले कोष में मुख्य क्वांटम संख्या n है, तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n² के नियम से जाएंगे तो n के जगह 1 और ये स्क्वायर, तो 2 × 1 × क्या हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, और s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे में वैसा ही जाएंगे कि n = 2 है, तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी रूलिंग को देखिए, 2 के पावर में 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, तो s में 2 और p में 6, ये बात भी क्लियर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये इस आधार पर हम जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम की सहायता से कि पहले में p क्यों नहीं है, दूसरे कोष में d क्यों नहीं है, तीसरे में f क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये असेसरी चीजें थी जो उनके कारण थे, उसको मैंने बता दिया है। आगे देखिएगा उसके ऊर्जा के क्रम को हम व्यवस्थित रूप से कैसे जानें कि किस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है और किस ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक है, ठीक है। गौर से देखते जाइएगा, पूरे प्रॉब्लम आपके क्या हो जाएंगे आज क्लियर हो जाएंगे। तो गौर से देखिएगा, एक आप अगर कॉपी में नोट किए हैं तो पेन लीजिए और ऐसे क्रम से काटिए, 1s, उसके बाद 2s, जो पहले कट रहा है उसकी ऊर्जा सबसे कम है, जो बाद में कटेगा उसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। ये देखिएगा 2s के बाद 2p कटा, 2p के बाद 3s कटा, 3s के बाद 3p कटा, फिर 4s कटा, 3d के बाद 4p कटा, फिर 5s कटा, फिर 4d कटा, फिर 5p कटा, फिर 6s कटा, फिर देखिएगा 4f कटा, 5d कटा, 6p कटा, 7s कटा, उसके बाद देखिएगा यहाँ 5f कटा, 6d कटा, फिर 7p कटा, उसके बाद 6f, 7d और लास्ट में क्या कट रहा है 7f। हर जगह एरो का साइन कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें त्रुटि भी ना हो। तो इस जो काटने का क्रम है, तो आपने देखा कि पहले जिसको काटे हैं उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और लास्ट में जिसको काटे हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो काटने के क्रम जो है, अगर जो पहले कट रहा है उसकी ऊर्जा कम है, उसके बाद वाला अधिक है, उसके बाद वाला उससे अधिक है, उसके बाद वाला उससे अधिक है और अंतिम वाला का सबसे अधिक है। तो इस ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ऊर्जा का जो हम वितरण का जो यहाँ बनाए हैं मॉडल, इसके आधार पर आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उसका परमाणु के नाभिक की ओर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है आप जान सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिएगा मैं बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, सबसे पहले मैं किसको काटा हूँ? 1s को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1s। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, है ना। गौर से एक बार इसको भी नजर बना ध्यान दीजिए। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। ठीक है, तो 1s2, 1s के बाद मैंने किसको काटा? 2s को। तो यहाँ पास लिखा जाएगा 2s और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2s2। उसके बाद 2s खत्म हुआ तो मैंने काटा 2p को, और p में यहाँ रहेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, और 2 2 4 और 1 5 हो गया। अगर मैं एक और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 11 परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, उसके बाद p में अधिकतम 6 तो 2p6, तो 1s2, 2s2, 2p के बाद किसको काटा हूँ? 3s को। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3s, और उसमें अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक ही बचा है। 2 2 4 6 10 और एक क्या हो गया? 11। अगर एक और मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखता हूँ पोटेशियम का, एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। तो यहाँ पास देखिएगा 1s2, ठीक है, 2s2 ये भी ठीक है, 2p6 ये भी ठीक है, 3s2 ये भी ठीक है। उसके बाद देखिएगा कितना हो गया? 2 2 4 6 10 और 12, और 2 2 4 6 10 और 2 12। तो 3s के बाद किसको काटा गया है? देखिएगा 3s यहाँ खत्म हो गया, 3p को काटा गया है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका? 3p6। क्लियर हो गया। 3p के बाद किसको काटा गया है? 4s को। तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा? 4s। बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को लिख दिए। आप जोड़ के देखेंगे 2 2 4 6 10 12 6 18 और 1 क्या हो गया? 19 हो गया। तो इस आधार पर आप बड़ी आसानी से किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अर्थात अगर इसको मैं मॉडल के रूप में पेश करूं तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि पोटेशियम का यह नाभिक है, और इसके और जो पहला कोष है, पहला कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। और ये दूसरा कोष है, तो दूसरा कोष में देखिएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? दूसरा के s में 2 और p में 6, तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब तीसरा को देखिए, तो तीसरा कोष में आप देखेंगे कि तीसरा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो s में 2 और p में 6, तो तीसरा में भी क्या हो गया? 8। और लास्ट सेल जो है, चौथा सेल है, जो चौथा कोष है, उसमें आप खुद देख पा रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से हो रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉन जो है त्रिविम में नाभिक के चारों ओर क्या है? गति कर रहे हैं, है ना। जहां इसको पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल के एनर्जी को याद रखने का क्रम ये है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पास आप देखेंगे कि अगर एग्जाम में आएगा कि आफ-बाउ नियम क्या है, तो आफ-बाउ नियम को आप डेफिनेशन को लिखेंगे, इसको लिखेंगे और एक दो एलिमेंट का उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब मैं दो ऐसे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ जो क्या है कि अक्सर आपके 11th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आफ-बाउ के सामान्य नियम से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, मतलब वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। वो दो एलिमेंट का मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूँ। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ले लिए हैं, आगे देखते हैं। आगे गौर से देखिए, नजरें बनाए रखिए बोर्ड पर, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले n+l के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन ऊर्जा के आरेख को कैसे बनाया गया। तो n+l रूल को देखिए। n+l का रूल देखिए कि n यहाँ पास लिख देता हूँ ताकि और भी कुछ हम लिख लें। n+l रूल, जहाँ n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा देखिए कि L जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर मैं दो ही कक्षा का बात करूं 1s और 2s का, मैं दो ही ऑर्बिटल का बात करता हूं कि एनर्जी लेवल इसका हम कैसे जान सकते हैं। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि n+l मान जिसका ज़्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा, और n+l मान जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो देखिएगा
मुख्य इसके लिए देखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, ये वाला है n। दुगंसी क्वांटम संख्या क्या है, s के लिए 0 होता है, n का वैल्यू है 1। और दुगंसी क्वांटम संख्या ये वाला n तो हो गया 1, दुगंसी क्वांटम संख्या s के लिए क्या होता है 0। आप देख सकते हैं कि इसका एनर्जी लेवल कितना है 1। यहाँ पास देखेंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है n है आपका 2, और दुगंसी क्वांटम संख्या क्या है यहाँ पास आपका है 0। तो यहाँ पास देखिए इसका एनर्जी लेवल 2 है। तो इसमें भी देखिए T1s पहले है मतलब इसका ऊर्जा कम है, 2s बाद में है मतलब इसका ऊर्जा अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा पहले कम ऊर्जा वाले में आएगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले में आएगा। इस बात को क्लियर देखिए, ठीक है। कई पास और संशय बन जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं ऐसे दो कक्षकों का, जो आपको लगेगा यहाँ आप मुख्य क्वांटम संख्या से बिना n+l के जान जा रहे हैं कि पहले कोष में है मतलब ऊर्जा कम है, दूसरे कोष में है मतलब ऊर्जा अधिक है। लेकिन कुछ कोष ऐसे आपको दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि उसका ऊर्जा अधिक है लेकिन वास्तव में कम है। वो है 3d और 4s। आप जानेंगे कि तीसरे कोष में d उपकोष है और यहाँ देख रहे हैं कि चौथे कोष में s उपकोष है, तो इसकी ऊर्जा अधिक है क्योंकि चौथे कोष में है। और 3d में देखेंगे ये उपांत्य कोष मतलब पहले से अंतिम वाला से पहले वाले को उपांत्य कोष बोला जाता है, तो इसकी ऊर्जा को देखिएगा कम समझेंगे। लेकिन n+l रूल को जब फॉलो करेंगे तब देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका मुख्य क्वांटम संख्या क्या है 3 है, ये n की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, फिर प्लस यहाँ पास क्या है l है, l दुगंसी क्वांटम संख्या l हम जानते हैं 0 1 2 और ये क्या है 3, s के लिए p के लिए, और ये क्या हो गया d के लिए, और ये क्या हो गया f के लिए हो गया, ये जानते हैं हम। तो d के लिए जो l का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका एनर्जी लेवल जो आ रहा है कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पास आप देखेंगे कि इसका जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कितना है 4 है, लेकिन दुगंसी क्वांटम संख्या लिए s का वैल्यू क्या है यहाँ पास 0 है दुगंसी के लिए, तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा 0। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है चौथे के s में भरा जाएगा मतलब 4s ऑर्बिटल में भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या जो है 3d में जाएंगे, ठीक है 3d में जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा एक और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं तो कर लेते हैं n+l रूलिंग में, ठीक है। तो n+l रूलिंग में देखिएगा और आगे देख लीजिएगा एक और जो बिंदु है कि जहां n+l का मान जो है सभी के लिए बराबर है तब क्या होगा, है ना। ऐसे सेल जो हैं कौन कौन से है देखिएगा, ऐसे हैं एक 3d है, एक आपका जो है 4p है और एक 5s है, 4p और एक क्या है 5s है। यहाँ पास गौर से देखिएगा n+l रूल को, ये मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा d का वैल्यू 2 हो जाएगा दुगंसी क्वांटम संख्या के लिए, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 5। यहाँ पास देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n का वैल्यू कितना है 4, दुगंसी क्वांटम संख्या के लिए p का वैल्यू कितना है 1, तो इसका भी मान कितना आ जा रहा है 5। इसके लिए देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना है 5 प्लस s के लिए दुगंसी क्वांटम संख्या का मान कितना है 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पास आप देख रहे हैं कि तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है बराबर है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, तो जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा 3d में, फिर किस में प्रवेश करेगा 4p में, फिर किस में प्रवेश करेगा 5s में। कहने का अर्थ सीधे सीधे है कि 3d की ऊर्जा कम है किससे 4p से, और 4p की ऊर्जा किससे कम है 5s से। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d में, फिर जाएगा 4p में, फिर जाएगा 5s में। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों का जो वो वितरण जो है ऑफ बॉब प्रिंसिपल पर वो n+l रूलिंग के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ कि समझ चुके हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो हम बोल रहे थे कि ये अक्सर जो सामान्य जो ऑफ बॉब प्रिंसिपल है उसको पालन नहीं करता है बल्कि अनियमितता दिखाता है, एक्सेप्शन है वो। तो वो दो तत्वों को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इधर वाला को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको डिलीट कर रहे हैं इधर वाले पार्ट को। देखिएगा गौर से देखिएगा, आपकी सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। बस जो है अब लगातार प्रैक्टिस कीजिए, है ना। विज्ञान पढ़ने का तरीका ही है कि लगातार प्रैक्टिस। आप नियमित रूप से नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कई चीज़ों को, ठीक है। उसमें पहला एलिमेंट है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 24।
जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ठीक है, ये अगर ऑफ बाउ नियम का पूरा पालन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। ठीक है, लेकिन यही एक्सेप्शन है, उसको बता रहे हैं। दूसरा एलिमेंट है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 हो गया, 4s2, 3d9। अगर हम आप जोड़ के देख सकते हैं, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 4 24। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29, ये भी ठीक है। अगर मैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल को मान लूं कि इस पर टोटली फॉलो हो रहा है तो ये सही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ का ये पार्ट गलत है और यहाँ का ये पार्ट गलत है। ठीक है, होता क्या है कि स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है और ये पार्ट यहाँ के बाद हो जाता है 4s1 और 3d5। यहाँ पास का भी कंडीशन वही है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया और यहाँ का जो फाइनल बन जाता है वो होता है 4s1 3d10। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि सममिति और विनिमय ऊर्जा, तो सममिति का आशय है संतुलित रहना, मतलब वहां इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है, इससे ज्यादा वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। ठीक है, देखिए विनिमय ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को देखिए, वहां पर देखिए 3D है। 3D जो है, जब जो है हम नियम के अनुसार पालन कर रहे हैं तो ये आप जानते हैं कि डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 और ये यहाँ मैं बना लेता हूँ 4। तो इसमें जब 3d4 है ना, 3d4 है तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और जब यहाँ 3d5 हो जा रहा है तब देखिएगा क्या हो जा रहा है 3d5। तो 3d5 के लिए 1 2 3 5 हो गया, 1 2 3 4 5। जब 3d5 हो जा रहा है और जब यहाँ 3d4 है तो यहाँ हो गया, अब जब सही वाला है 1 2 3 4 5। गौर करने की बात देखिए कि मतलब एक ही उपकोष में मतलब एक ही मतलब जो स्पिन है एक ही प्रकार का है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं, है ना। तो जब ऊर्जा का विनिमय करने की प्रोबेबिलिटी है तो कितने ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पास से जो होगा यहाँ विनिमय कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ विनिमय कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ विनिमय कर सकता है। तो कितने जगह कर सकता है, 1 2 और ये 3। ये जब 3d4 व्यवस्था है, लेकिन जब यहाँ है तो कितना विनिमय कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर सकता है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी कर सकता है। अब कितना कर रहा है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ कितना कर पा रहा है, 3। यहाँ कितना कर पा रहा है, 4। तो इलेक्ट्रॉनों की इस विनिमय से मतलब ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपना सीट बदल सकते हैं। तो इसको सीट बदलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3, और इसको सीट बदलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4। तो जिसमें जितना बदलने की प्रोबेबिलिटी, बदलता नहीं है, ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, आपको बस समझाने के लिए सीटें बदलने की बात कही जा रही है कि जो जितना ज्यादा विनिमय कर सकता है, तो इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा को क्या बोला जाता है, विनिमय ऊर्जा बोला जाता है। तो जितना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा, विनिमय होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम होता है, तो सममित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। इस वजह से ये 3D जो है ज्यादा स्टेबल होता है, 3d10 जो है ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अपूर्ण कक्षाओं से ज्यादा स्थायित्व होता है अर्धपूरित कक्षाएं या पूर्ण पूरित कक्षाएं। 3D में देखेंगे तो प्रत्येक डी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो और ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अपूर्ण कक्षाओं से कक्षकों से ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है अर्धपूरित कक्षाएं या पूर्ण पूरित कक्षाएं। तो ये हो गया क्रोमियम और कॉपर का जो अपना एक्सेप्शन दर्शाता है, जो ऑफ बाउ रूल का पालन नहीं करता है, तो कारण ये है। ठीक है, तो
तो इसको जब भी एग्जाम में आएगा कॉपर और क्रोमियम आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि क्रोमियम जो है समूह 6 का एलिमेंट है और जो कॉपर जो है वो समूह 11 का है, ग्रुप 11 का है ना। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसमें क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और क्या है ग्रुप 6 में, और क्या है टंगस्टन है। आप 11 में देखेंगे तो कॉपर है और क्या है यहाँ पास अर्जेंटम है मतलब चांदी, ऑरेट है मतलब स्वर्ण गोल्ड। ठीक है, तो इस ग्रुप 11 के सारे एलिमेंट जो है ना ये वाला एक्सेप्शन को शो करेंगे, कॉपर भी करेगा, चांदी भी करेगा, ऑरेट भी करेगा। ठीक है, और ये जो 6 वाले हैं उसमें क्रोमियम और मॉलिब्डेनम करता है, टंगस्टन नहीं करता है। ठीक है ना, कुछ स्थायित्व प्रभाव की वजह से इसमें ऐसा एक्सेप्शन नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है। तो हर जगह परमाणु का जो एक्चुअल संरचना है वो जानना है आपको, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा है वो जानना है आपको। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार सपोर्ट कीजिए। कहीं इसके अलावा आप केमिस्ट्री में कुछ जानते हैं, कोई और सोर्स से कुछ नया चीज़ जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।